हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेज। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 8th का सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर। इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले तो इस वर्ड का मतलब समझते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं ऑर्गन से बने हुए। ये अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन से रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस सिस्टम बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं बॉडी को आउटसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाता है। वो कौन सी चीज़ है जिनको पहुंचाने का काम करता है? तो जैसे कि हार्मोन हो गया, बॉडी का न्यूट्रिएंट्स हो गया, बॉडी के एंजाइम्स हो गए, उन सारी चीज़ों को बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, यानी कि क्या काम करता है? ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ये जो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कैसे बना होता है? ठीक है, तो 3 पार्ट से मिलकर ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है। फर्स्ट है ब्लड, सेकेंड है ब्लड वेसल्स, थर्ड है हार्ट। ठीक है, तो हम समझ गए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट गैसेज हार्मोन विद इन बॉडी। दिस सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है? तो ब्लड सबसे पहले, ठीक। दूसरा, ब्लड जिन ट्यूब्स के अंदर बहता है, रन करता है, उनको कहते हैं ब्लड वेसल्स। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी एक मशीनरी हो गई जो कि ब्लड को रन कराने के लिए हेल्प करती है, वो होती है हार्ट। तो इन 3 चीज़ों को हमें पढ़ना है और यही पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मीन्स ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है और रन करता रहता है पूरी बॉडी में। ठीक है, ब्लड बना कैसा होता है? तो ब्लड का एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक तो उसके अंदर एक बेस मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ये ब्लड का 55 to 60% पार्ट बनाता है। ठीक है, बिल्कुल पानी जैसा पार्ट होता है, पेल येलो कलर का, गंदे से येलो कलर का पार्ट होता है, जिसको हम सीरम भी कह सकते हैं। इसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा में तैरती हुई कुछ सेल्स होती हैं। ठीक, 3 टाइप की सेल्स इसमें पाई जाती है। एक होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती है थर्ड। ठीक है, ये 3 टाइप की सेल इसी प्लाज्मा में फ्लो करती रहती है, तैरती रहती है और इधर से उधर मूव करती रहती है। ठीक है, अब ये जितनी सेल्स हैं, तीनों टाइप की सेल अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, और आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, उसी की वजह से ब्लड का कलर हमको रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ब्लड को अगर हम अलग अलग पार्ट में देखें तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये आरबीसी सबसे ज़्यादा वेटेड नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ी सी मात्रा में आपको डब्ल्यूबीसी दिखेगी और प्लेटलेट्स इसी में दिखेगी, और इसके बाद आपको ज़्यादातर पार्ट दिखेगा, 55% पार्ट वो है प्लाज्मा का, लिक्विड होता है बिल्कुल पानी जैसा। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलकर ब्लड बनाती हैं। अब इनके सेल्स के बारे में बात करेंगे, इनको हम कार्पसेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी क्या है? एक तरीका डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव का मतलब जैसे आपने डोनट देखा है, डोनट ऐसे करके इस तरह से बनना होता है, लेकिन यहाँ पर होल नहीं होता है इसमें, लेकिन शेप कुछ ऐसा ही कॉन्केव लेंस जैसा होता है। ठीक है, कॉन्केव लेंस आपने पढ़ा हो तो याद हो, तो इस तरह से कॉन्केव लेंस होता है और इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्केव लेंस जैसा स्ट्रक्चर इसका डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हर एक सेल का। अब ये जो सेल होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अगर इस इनिशियल स्टेज में बात करो, जिस टाइम पे आरबीसी बनी होती है, न्यू बर्न होती है, उस टाइम पे न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो जाती है सेल वैसे ही न्यूक्लियस इसका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बिना न्यूक्लियस की सेल होती है आरबीसी। ये प्रोड्यूस कहाँ होती है यानी बनती कहाँ है? तो हमारी बॉडी में बोन मैरो पे बनती है। बोन मैरो क्या होता है? बोन के अंदर का एक स्ट्रक्चर होता है जो होलो पार्ट होता है, वहाँ पर बनती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड के अंदर। इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, वो पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पूरा का पूरा रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है आरबीसी का? तो इसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना।
मीन्स ये लोग क्या करते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, टिश्यू के पास पहुंचाते हैं, और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं, लंग्स के पास पहुंचाते हैं, जो कि बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है आरबीसी का। आरबीसी का एक दूसरा नाम भी है एरिथ्रोसाइट, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, एरिथ्रोसाइट नाम से भी आरबीसी को जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है वाइट बीसी यानी वाइट ब्लड सेल, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है। यानी हमारी बॉडी में कोई भी जर्म का अटैक हो रहा है, बाहरी किसी भी ऑर्गन का अटैक हो रहा है, तो हमारी बॉडी में एक तरह का सोल्जर्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसी सेल्स क्रिएट हो जाती है जो उस जर्म से फाइट कर सके। ठीक है, तो इस तरह की सेल्स हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम फॉर्म करती हैं। ठीक है, और वो सेल कौन होती हैं, वाइट बीसी की सेल्स होती हैं। ठीक है, तो वाइट बीसी एक लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जर सेल होती है, एक बड़ी होती है, मीन्स आरबीसी से बड़ी सेल होती है। ठीक है, कलरलेस होती है। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर का दिखता है, बट डब्ल्यूबीसी के पास ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता है, इस वजह से वो कलरलेस दिखता है या फिर ऑफ वाइट दिखता है। ओके, इरेगुलर शेप का होता है, मीन्स इसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, ये बिल्कुल अमीबा जैसा इधर से उधर शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पूरी बॉडी को, मीन्स किसी भी जर्म से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ओके, डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, मेनली अगर देखें तो 2 टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, अगर उसके ग्रैन्यूल के अकॉर्डिंग चेक करें। ग्रैन्यूल क्या होते हैं, या आप लोग देखो इस सेल के अंदर छोटे छोटे से ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रैन्यूल मतलब छोटे छोटे दाने। ठीक है, तो ऐसी सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और ऐसे सेल जिसमें ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम नॉन ग्रेनुलोसाइट सेल। ओके, जो ग्रेनुलोसाइट सेल होती है वो 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसियोफिल्स, बेसोफिल। ठीक है, ये बनी हुई आपको न्यूट्रोफिल है, दूसरी है एसियोफिल, और तीसरी है बेसोफिल। ठीक है, जो नॉन ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं इसमें कहीं भी आपको ग्रेन्यूल नहीं दिखेगा, ये होती है मोनोसाइट या फिर लिम्फोसाइट सेल होती है। लिम्फोसाइट भी आपको दिखा देते हैं, ये होती है लिम्फोसाइट सेल, ऐसी कहीं ग्रेन्यूल नहीं प्रेजेंट है। तो ग्रेन्यूल के प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग देखें तो 2 टाइप की वाइट बीसी होती है, ग्रेनुलोसाइट या नॉन ग्रेनुलोसाइट। ओके, फर्दर उसके भी डिवीजन पढ़ लिया आपने। तो अब हम आते हैं प्लेटलेट्स पे, तो प्लेटलेट्स को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, मीन्स आरबीसी को क्या कह रहे थे, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या कह रहे थे, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे हम, थ्रोम्बोसाइट। ठीक, जब थ्रोम्बोसाइट्स जो सेल होती है वो बिल्कुल छोटी सी सेल होती है, स्मॉलेस्ट साइज की सेल होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आपको डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट दिखा होगा, प्लेटलेट्स और आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स मेड इन आवर बोन मैरो, ये भी हमारी बोन मैरो में बनती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर कहीं से भी कट लग गया है, ब्लड तेजी से बह रहा है, तो उस ब्लड को बाहर निकलने से रोकने का काम करती है प्लेटलेट सेल। ओके, तो ये तीनों के अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ये चीज़ हम इस प्रोसेस को देखेंगे कैसे होता है, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोटिस में भी पूछ सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। देखो, जहाँ भी डैमेज होता है, जहाँ पे भी कट लगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वैसे तो हमारी बॉडी की जितनी भी प्लेटलेट सेल है वो इनएक्टिव पड़ी रहती हैं, लेकिन जैसे ही कहीं पर कट लगा, ठीक, तो प्लेटलेट सेल से एक एंजाइम रिलीज होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पड़ा होता है उसी प्लाज्मा में, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को वो कैल्शियम की हेल्प से कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये काम हुआ। इसके बाद थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, उसी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जिसको थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब यही फाइब्रिन नेट की तरह होता है, ये जो फाइब्रिन है इस तरह से नेट की तरह उसी कटे हुए जगह पर ऊपर से फैल जाता है, उसको पूरी तरह से ढक लेता है, और जितनी भी अंदर की ब्लड सेल्स हैं उसको बाहर फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, तो एक तरह से क्लॉट जैसा बन जाता है, इसे ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग।
तो क्या प्रोसेस हो गई, जैसे कहीं कट लगा तो प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम रिलीज किया। उसके बाद थ्रोम्बोकाइनेज ने किसको एक्टिव किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और थ्रोम्बिन ने किसको, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट किया। देन फाइब्रिन प्रोटीन क्या कर रही है, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रही है उसी कट वाले पार्ट के ऊपर, जिससे ब्लड फ्लो होना, ब्लड बाहर निकलना बंद हो जा रहा है। इसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ओके, तो ये हो गई प्रोसेस एक छोटी सी ब्लड क्लॉटिंग की। नेक्स्ट देखो ब्लड वेसल्स क्या होती है, हम समझ गए, ब्लड के टाइप समझ गए, सॉरी ब्लड के जो पार्टिकल है किन किन चीज़ों से बना होता है ब्लड वो समझ गए। अब हम समझेंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड पूरा हमने पढ़ लिया। दूसरी चीज़ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, जिस ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी में, उससे ही हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती है। पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन, तीसरी होती है कैपिलरीज। जो आर्टरी होती है ये क्या करती है, ये हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेके आती है अंदर। ठीक है, और जो वेन होती है ये बॉडी के ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम करती है। ठीक है, और कैपिलरीज जो होती है ये आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, चीज़ें आप लोग बस एक आइडिया लगा लो कि ब्लड को, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसको हार्ट से ले जाने का काम कौन करती है, आर्टरी करती, पूरी बॉडी में पहुंचाती है। फिर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाला ब्लड होता है उसको ले जाने का काम कौन करती है, वेन करती है। कहाँ तक, हार्ट तक पहुंचाती है। उसके बाद आर्टरी और वेन से कनेक्शन का काम कौन करती है, कैपिलरीज करती है। ठीक है, अभी समझोगे आप आगे इसको और भी अच्छे से। आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। तो जो आर्टरी होती है हमारी, जो आर्टरी होती है ब्लड कैरी अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। वेन क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है बॉडी से हार्ट तक, यानी ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, जो आर्टरी की वॉल होती है वो थिक होती है और मस्कुलर वॉल होती है। ठीक है, थिक होती है यानी जो इसकी जो पाइप होती है वो मोटी होती है, और मस्कुलर होती है, उसमें मसल्स होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, और वेन थिन होती है, मस्कुलर वॉल नहीं होती इसमें। ठीक है, आप लोग यहाँ पर फिगर में देखो, आर्टरी की जो वॉल है वो थोड़ी मोटी दिख रही है, ठीक है, थिक दिख रही है, और वेन की वॉल उतनी मोटी नहीं दिख रही है, बिल्कुल थिन दिख रही है। ओके, अभी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड except pulmonary artery which carry deoxygenated blood, मीन्स जो आर्टरी होती है पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, कहाँ, लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है, अभी आप जब हार्ट पढ़ोगे तो उसको और अच्छे से समझोगे। वेन क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड वेन। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी पूरी बॉडी का जो CO2 वाला ब्लड होता है उन सब को लेकर जाती है वेन, कहाँ, हार्ट के पास। बट जो पल्मोनरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है हार्ट के पास, यानी लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है वो हार्ट के पास। ओके, तीसरी बात नेक्स्ट है, द ब्लड फ्लो विथ जर्क्स एंड अंडर ग्रेट फोर्स, यानी कि जो आर्टरी से जब भी ब्लड फ्लो करता है बहुत स्पीड में, बहुत फ्लो के साथ करता है। जैसे आप लोग वो लगाते हो ना टुल्लू, उससे पानी बहुत स्पीड के साथ फ्लो होता है, ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक टुल्लू लगा है, जैसे कि जो हार्ट है वो एक तेज़ी से पंप करता है ब्लड को, आर्टरी से पूरी बॉडी में पहुँचाता है, तो वहाँ पर प्रेशर के साथ वो बहता है यहाँ पर ब्लड। ठीक है, जबकि वेन में ब्लड का फ्लो स्मूथली होता है क्योंकि वो बॉडी के पास से ब्लड को लेकर हार्ट तक पहुंचता है। यहाँ पर प्रेशर कम होता है, यहाँ पर कोई मशीनरी नहीं होती हर एक टिश्यू के पास कि वो पंप करे ब्लड को। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड स्मूथली चलता है, फ्लो इसका बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक है, वेन्स में इसीलिए जो वेन की वॉल होती है वो थिन बनाई जाती है और आर्टरी की वॉल थिक बनाई जाती है कि कहीं वो फट ना जाए प्रेशर की वजह से। ठीक है, इसके बाद अब जब आर्टरी आप देखोगे तो स्किन के बहुत इनसाइड अंदर डीप
डीपली अंदर, बिल्कुल अंदर पाई जाती है आर्टरी। लेकिन वेन आपको, आप स्किन से ऊपर से देख सकते हो वेन को, वो बहुत ऊपर ही होती है, क्योंकि वहाँ पर इतना ब्लड का फ्लो इतना प्रेशर के साथ होता नहीं है। वो अगर कहीं कट भी लग गया तो इतनी इतनी तेज़ी से वो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आर्टरी में अगर कट लग गया तो वो बहुत तेज़ी से प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर फेंकेगी। ठीक है, तो वो स्किन के डीप इनसाइड होती है। ओके, तो ये हो गया आर्टरी और वेन में डिफरेंस। अभी कैपिलरी कहाँ पे होती है? तो जहाँ पर आर्टरी ख़त्म होती है और वेन स्टार्ट होती है, हर एक टिश्यू में जहाँ जहाँ पर आर्टरी ख़त्म हो रही है, वेन स्टार्ट हो रही है, तो टिश्यू के आसपास इस आर्टरी को कनेक्ट करते हुए बहुत सारी कैपिलरीज बिल्कुल फाइन, बिल्कुल पतली पतली सी लगी होती है। ये क्या करती है, जैसे आर्टरी का ब्लड इधर फ्लो किया, कैपिलरीज के अंदर फ्लो किया, तो कैपिलरीज की वॉल इतनी पतली होती है, इतनी थिन वॉल होती है, जिससे उसके अंदर प्रेजेंट गैस, न्यूट्रिएंट और वेस्ट मटेरियल जितना भी चीज़ें हैं वो सब उस कैपिलरी की वॉल से टिश्यू में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और टिश्यू से जो भी टॉक्सिक मटेरियल है वो सब कैपिलरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। टॉक्सिक मटेरियल मतलब गैसेस हैं, और न्यूट्रिएंट का जो भी उसका वेस्ट निकला है वो सारी चीज़ें कैपिलरी में एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये कैपिलरी से होते हुए ये पहुंच जाती है वेन पे। मीन्स क्या होता है, कैपिलरी क्या है, एक तरह की थिन वॉल ट्यूब है और आर्टरी और वेन के बीच का कनेक्शन का काम करती है। ठीक है, इसमें कोई मसल्स नहीं होती है, कोई मस्कुलर वॉल नहीं होती, बिल्कुल सिंगल लेयर की सेल होती है, सेल से बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई कैपिलरी। तो हमने पढ़ ली 3 टाइप की वेसल्स, पहली आर्टरी, दूसरी वेन, तीसरी कैपिलरी। ठीक, आर्टरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उससे हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा है। वेन कम स्ट्रॉन्ग होती है, मीन्स स्मूथ होती है, धीरे धीरे वहाँ पर स्लो डाउन ब्लड चलता है। और कैपिलरी बिल्कुल पतले वॉल की होती है। ठीक है, तो ये तीनों हो गई। अब देखो हार्ट पे देखते हैं। हमने तीनों चीज़ें पढ़ ली, ब्लड पढ़ लिया, ब्लड वेसल पढ़ ली। अब बात करते हैं हम ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो हमारा जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसके बीच में एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीन्स हमारे चेस्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि एक फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे फॉर्म करोगे, अपना मुट्ठी बनाओगे तो उस साइज का हार्ट होता है आपका। ठीक है, बस इतना छोटा सा होता है और पूरे ब्लड को ये लगातार पूरे लाइफ पंप करता रहता है, पूरे लाइफ ये अपने आप से धड़कता रहता है। ठीक है, अगर ये हार्ट रुक गया, ये धड़कना बंद कर दे, तो आपकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है। ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझो, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर में 2 चैम्बर ऊपर के साइड होते हैं, 2 चैम्बर नीचे के साइड पे होते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे सिंपली समझो बॉक्स के अकॉर्डिंग, तो एक बॉक्स बना लो और उसमें चैम्बर दिखा दो। ठीक है, ये हो गया ऊपर के अपर चैम्बर और ये हो गया लोअर चैम्बर। ठीक है, अपर के जो 2 चैम्बर हैं उनको कहते हैं ऑरिकल। ऑरिकल कहते हैं, इसका नाम एट्रियम भी रखते हैं। ठीक है, एट्रियम भी बोलते हैं इसको, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एट्रियम। ठीक है, और नीचे वाला जो चैम्बर है उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये वेंट्रिकल जो नीचे के साइड प्रेजेंट होते हैं ये भी 2 होते हैं, ऑरिकल जो होते हैं ये भी 2 होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट लिख लो, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। इस साइड पे आप राइट लिखते हो और इस साइड पे आप लेफ्ट लिखते हो। तो राइट साइड का जो ऑरिकल है उसको कहेंगे राइट ऑरिकल या एट्रियम। राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड का जो ऑरिकल है उसको हम कह देंगे लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है उसको हम कह देंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ सकते हो इसको। राइट लेफ्ट बना लो, एक बॉक्स बना लो, उसमें चैम्बर दिखा दो और दोनों को आप बिल्कुल सिंपली दिखा सकते हो। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे के जो चैम्बर होते हैं, मीन्स राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों बीच से सेपरेट होते हैं, एक मेम्ब्रेन से, एक लेयर से सेपरेट होते हैं। इस लेयर को कहते हैं हम सेप्टम। ठीक है, ये पूरी मस्कुलर वॉल होती है जो कि ऑरिकल से के साइड पे थोड़ी सी थिन होती है, बट वेंट्रिकल के साइड पे आपको थोड़ी थिक मिलती है, मोटी स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेप्टम। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में और भी कुछ है, जैसे कि हार्ट के चैम्बर आपने देख लिए। अब हार्ट में कुछ वेसल्स होती हैं, उसमें अपनी वेसल्स होती हैं। ठीक है, उससे ब्लड रन करता है।
ठीक। और आप क्या देखोगे, तीसरे नंबर में आप देखोगे हार्ट के वॉल्व। मतलब 3 चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में जाननी है। पहला तो हार्ट के चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में वेसल्स कितने टाइप की होती है, तो वो भी 4 टाइप की वेसल्स होती हैं। और हार्ट में वॉल्व कितने टाइप के होते हैं, वो भी 4 टाइप के वॉल्व होते हैं। इतनी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब देखो वेसल्स की बात करें तो यहाँ पर एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, यानी बॉडी की तरफ पहुंचाती है। और वेन क्या करती है, बॉडी से ब्लड को लेकर आती है हार्ट के पास। ठीक है, मतलब जो भी ब्लड को लाने वाला काम कर रही है वो वेन करती है, और हार्ट से ब्लड को ले जाने वाला काम करती है वो आर्टरी करती है। ओके, इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अब देखो कौन सी वेन ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाती है। तो 2 टाइप की वेन होती है, एक होती है इंफीरियर वेना केवा, दूसरी होती है सुपीरियर वेना केवा। इस पूरी मोटी सी वेन को हम कहते हैं वेना केवा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर के साइड दिखेगी आपको, इंफीरियर वेना केवा नीचे के साइड दिखेगी। ठीक, अब फर्क क्या होता है इन दोनों में, दोनों लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट सुपीरियर वेना केवा अपने हेड के साइड से ब्लड को लेके जाती है CO2 वाला। इंफीरियर वेना केवा जो नीचे का पूरा पोर्शन है, एब्डोमिनल पोर्शन और पूरा लेग्स का पोर्शन, वहाँ से पूरे CO2 वाले ब्लड को कलेक्ट करके पहुँचाती है। कहाँ, दोनों देखो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों कहाँ पर ओपन हो रही है, राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल लोकेशन बिल्कुल ध्यान रखनी है। इंफीरियर हो या सुपीरियर हो, दोनों वेना केवा कहाँ ओपन होती हैं, तो राइट एट्रियम में या ऑरिकल में। ठीक है, एक वेसल्स हो गई। दूसरी वेसल है एरोटा। एरोटा क्या करती है, आर्टरी, बहुत सारी आर्टरी उससे जुड़ी होती है। वो एक मोटी सी जो ट्यूब होती है उसको एरोटा कहते हैं। ठीक है, ये एरोटा क्या करती है, यहाँ पर जो भी ब्लड प्यूरिफाई हुआ है, मीन्स CO2 से कन्वर्ट होके ऑक्सीजन वाला ब्लड जो बन गया है, वो ब्लड कलेक्ट होता है कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाने वाला काम कौन करती है, आर्टरी करती है। ठीक है, तो अभी हमने बताया हार्ट से ब्लड को ले जाने का काम कौन करेगा, आर्टरी करेगी। हार्ट में ब्लड को लेके आने का काम कौन करेगा, वेना केवा या वेन करेगी। ठीक है, तो ये मोटी सी आर्टरी को कहते हैं हम एरोटा, जो कई सारे आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के और पूरे बॉडी को ब्लड पहुंचाती है। ओके, तो ये दोनों आपको ध्यान हो गई। अब देखो वो ट्यूब, वो वेसल जो हार्ट में प्रेजेंट CO2 वाले ब्लड को कहाँ ले जाती है, पल्मोनरी यानी कि लंग्स पर ले जाती है। ठीक है, ये ले जाने का काम कर रही है तो कौन करेगी, आर्टरी करेगी। ठीक है, तो CO2 वाले ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने वाला काम करती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वर्ड जहाँ भी आ जाए मीन्स लंग्स पे बात की जा रही है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 वाले ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के पास, यहाँ लंग्स है। ओके, अब 3 हो गई। चौथी कौन सी है, पल्मोनरी वेन। वेन क्या करती है, ब्लड को वापस लेके आती है हार्ट के पास। तो यहाँ पर भी जो पल्मोनरी वर्ड जुड़ा हुआ है मीन्स लंग्स के पास से वापस ब्लड को लेके आ रही है पल्मोनरी वेन। और कहाँ लेके आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल में। ओके, लेफ्ट ऑरिकल में पहले जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है फिल होता है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो सारा का सारा ब्लड और एरोटा के थ्रू आर्टरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गए 4 टाइप के वेसल्स। ठीक, तो आपको आर्टरी और वेन में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, और जो वेन होती है वो हार्ट में ब्लड को लेकर आती है। क्लियर हो गया। अब देखो वॉल्व्स के बारे में बात करते हैं। वॉल्व्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक गेट की तरह होते हैं, लेकिन गेट जैसा काम नहीं करते। गेट में क्या होता है, आप अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी आ सकते हो, लेकिन वॉल्व ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपको एंट्री तो देता है, अंदर तो जाने देगा, लेकिन बाहर मटेरियल को बाहर नहीं आने देगा। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है वॉल्व का। और जैसे ऊपर से कोई चीज़ नीचे को गई तो ये वॉल्व खुल गए, ऊपर प्रेशर के साथ गई तो नीचे वॉल्व खुल गए, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। गेट इनका ऐसे होता है। ठीक, लेकिन अगर नीचे से अगर कोई चीज़ वापस प्रेशर के साथ आना जाए तो ये वॉल्व ठक से बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है वॉल्व का। अब हार्ट में 4 टाइप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
पहला बाइकस्पिड वॉल्व, दूसरा ट्राइकस्पिड वॉल्व, तीसरा होता है पल्मोनरी वॉल्व, चौथा होता है एरोटिक वॉल्व। तो देखो आप दो तो पहले ही समझ गए होंगे। पल्मोनरी वॉल्व का मतलब लंग्स के पास जो वॉल्व जा रहा है, लंग्स के पास ब्लड को लेके जाने वाला वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व। यानी कौन ब्लड लेके जा रहा है? वेंट्रिकल वाला ब्लड, राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड जाता है इस पल्मोनरी वेसल से, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से। तो ये वाला जो वॉल्व हो गया वो कहलाता है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। दूसरा एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व कहाँ होगा? तो एरोटा में। एरोटा कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके एरोटा जा रहा है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर करता है एरोटा में, तो वहाँ पर वॉल्व लगा होता है एरोटिक वॉल्व। दो वॉल्व हो गए, एक पल्मोनरी पे जा रहा है CO2 वाला ब्लड लेके, वहाँ के गेट पे लगा होता है। एक एरोटा के गेट पे लगा होता है जब ऑक्सीजन वाला ब्लड जा रहा है एरोटा पे, ठीक। दो हो गए। तीसरा होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, चौथा होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे होता है? तो राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक गेट लगा होता है जहाँ से ब्लड ट्रांसफर होता है। इससे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 गेट लगे होते हैं यहाँ पर, देखो 1 2 3, 3 यहाँ पर फ्लिप आपको दिखेंगे 1 2 3 करके, और इसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई का मतलब 3, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ लगा होता है? तो लेफ्ट वाले ऑरिकल से लेफ्ट वाले वेंट्रिकल के बीच में जो एक वॉल्व प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर देखो 2 फ्लिप दिख रहे हैं आपको, तो ये होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं मिट्रल वॉल्व, ठीक है। तो कभी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाइकस्पिड वॉल्व भी कहलाता है मिट्रल वॉल्व, ठीक है। और ध्यान से समझो इसको। देखो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाने के बीच में एक वॉल्व बनता है, उससे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जाने के बीच में एक वॉल्व होता है, इससे हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, ओके। 2 हो गए। तीसरा है राइट वेंट्रिकल का ब्लड जब पल्मोनरी वेल वॉल्व में खुलता है, मीन्स पल्मोनरी एरोटा में खुलता है, जाकर निकलता है, तो वहाँ पर बीच में एक वॉल्व लगा होता है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, वो जब जाता है एरोटा के अंदर तो एक बीच में वॉल्व लगा होता है जिसको हम कहते हैं एरोटिक वॉल्व, ठीक है। तो ये आपको 4 वॉल्व ध्यान रखने हैं। अब देखो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक। तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है? जो हमारा पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बॉडी टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। बॉडी टिश्यू ने क्या किया? CO2 वाला ब्लड दे दिया वेन को। तो वेन क्या कर रही है? जो सुपीरियर वाली वेन है और इन्फीरियर वाली वेना के बाद दोनों मिलकर लेके जा रही हैं और CO2 वाले ब्लड को कहाँ? राइट ऑरिकल में लेके जा रही हैं, ठीक है। फिर ब्लड कहाँ गया? राइट ऑरिकल से होते ट्राइकस्पिड वॉल्व को खोलते हुए वो चला गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक। अब क्या किया? राइट वेंट्रिकल से वो पंप किया गया, पल्मोनरी वॉल्व खुला और ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पहुंच गया। पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स के पास, लंग्स से वो क्या करती है? वहाँ पर CO2 दे देती है, ऑक्सीजन ले लेती है, मीन्स गैसेस एक्सचेंज हो जाता है वहाँ पर। ऑक्सीजन वाला ब्लड बन गया। अब ये जब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड में ट्रांसफ़र हो गया तो ये वापस आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। वापस कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में भर जाता है आके, ठीक। अब लेफ्ट ऑरिकल से ये गेट खोलता है, बाइकस्पिड वॉल्व खोलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एरोटिक वॉल्व को खोल देता है और एरोटा में पहुँच जाता है। एरोटा से ये पूरी बॉडी में फ्लो कर जाता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, और पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू के पास ऑक्सीजन देता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता जाता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब बन जाता है पूरा पूरा तो वो वेना केवा के थ्रू फिर वापस आ जाता है हार्ट पे। तो इस तरह से एक ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में चलता रहता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब देखो डबल सर्कुलेशन सिस्टम किससे कहते हैं? देखो ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिलता नहीं है, मिक्स मैच नहीं होता है,
ठीक, दोनों ब्लड अलग अलग रहते हैं केवल इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पाया जाता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है यहाँ पर दो तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक होता है सिस्टेमिक, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट से लंग को गया, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग। ठीक है, तो हार्ट से ब्लड का जो सर्किल बनता है लंग के पास गया, लंग से वो ऑक्सीजन लेके आया, फिर से हार्ट के पास आया, तो ये जो पूरा सर्किल बना इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी सर्किट। ठीक है, अब हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड गया बॉडी में और बॉडी से CO2 वाला ब्लड आ गया वापस हार्ट में, तो ये वाला जो नीचे का जो सर्किल बना इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है, तो इस तरह से दो सर्कुलेशन सिस्टम पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। ओके, एक तो हार्ट से लंग के पास और दूसरा हार्ट से बॉडी के पास, दो तरह के सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपके सिस्टेमिक सिस्टम से और जो आपने पल्मोनरी सिस्टम देखा वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक, अब देखो एरोटा जो जा रही है हमारे एब्डोमिनल पार्ट पे, एब्डोमिनल पार्ट हमारा कौन सा हो गया? जहाँ पर हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है पैनक्रियाज है, लीवर है, वो वाले पार्ट में एक एरोटा निकल के ब्लड लेके जा रही है। ठीक है, आर्टरी। अब वहाँ पर देखो बहुत सारे काम होते हैं, एक ढेर सारा नेटवर्क लेके जा रही है ब्लड का, वो लेके जाके इंटेस्टाइन को भी दे रही है, स्टमक को भी दे रही है, और वहाँ पर जो स्प्लीन प्रेजेंट है उसको भी दे रही है, और पैनक्रियाज को भी दे रही है। तो वहाँ से सब जगह से जो ब्लड की वेसल्स निकलती है वेन वाली, ठीक है, आर्टरी गई सबके पास तो वहाँ से भी तो वेन निकलेगी, तो वो जो पूरा वेन का नेटवर्क निकलता है वो एक सिंगल बड़े मोटे वेन में जाकर मिल जाता है। ठीक है, देखो हर जगह से नेटवर्क वेन का निकल रहा है, इंटेस्टाइन से भी निकल रहा है, स्प्लीन से भी, मतलब नीचे के जो पार्ट है वहाँ से निकल के वो कहाँ जा रहा है? एक जगह जाकर एक वेन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक वेन से जा रहा है। इस एक वेन को हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, ये ब्लड लेके कहाँ जाता है? लीवर के पास जाता है। ठीक है, और लीवर के पास भी जो आर्टरी होती है वहाँ पर भी ब्लड लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड वाला, तो वहाँ पर एक्सचेंज होकर वापस वेना केवा होते हुए जाती है हार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्टल वेन जाती है लीवर में इसको कहते हैं हेपेटिक। ठीक है, लीवर का मतलब, तो ये जो पोर्टल वेन है ये लीवर के पास जा रही है, लीवर का दूसरा नाम है हेपेटिक। ठीक है, तो ये जो पोर्टल वेन लीवर के पास जा रही है और ब्लड का एक्सचेंज करती है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं हम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ वेन दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द टू द लीवर। मतलब जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वहाँ के न्यूट्रिएंट वाले ब्लड को पूरे को लेकर वो ले जाती है लीवर में। अब लीवर क्या करता है? जितना भी न्यूट्रिएंट्स वो इंटेस्टाइन से लेके आई है उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और ऑक्सीजन वहाँ पर ऑक्सीजन वाले ब्लड से मिलकर वो ऑक्सीजन पूरा ले लेता है, CO2 वाले ब्लड को भी भेज देता है वापस से कहाँ? हार्ट के पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरा सिस्टम बन रहा है ब्लड आर्टरी और वेन का, उसको हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके, अब देखो पेस मेकर क्या होता है? व्हाट इज पेस मेकर? देखो पेस मेकर क्या है, अभी हमने बताया था कि जो हार्ट होता है उसके पास अपनी मशीनरी होती है, अपना इम्पल्स क्रिएट करते हैं और ये अपने आप से ऑटोनोमस चलते हैं। ठीक है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैसे ये लोग अपना इम्पल्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो इनके पास एक नोड होता है। ठीक है, एक होता है ऐसे नोड जो कि ऑरिकल के ऊपर के साइड लगा होता है, मतलब राइट ऑरिकल के ऊपर के साइड लगा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक दूसरा नोड होता है AV नोड जो ऑरिकल के बिल्कुल नीचे साइड पे लगा होता है, राइट ऑरिकल के। दो ये नोड सिस्टम होते हैं, ऐसे नोड, ठीक, और दूसरा होता है, इसको हम सिनोएट्रियल नोड भी कहते हैं, और दूसरा होता है AV नोड जिसको हम कहते हैं ऑट्रियो वेंट्रिकल नोड। ऑट्रियो क्योंकि वेंट्रिकल के पास में ऑट्रियो वेंट्रिकल नोड कहते हैं। ये नोड क्या होते हैं? नोड एक वो जंक्शन होता है, वो जगह होती है जहाँ से एकदम से वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से पूरा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और इसी से इम्पल्स क्रिएट होती है AV में, और AV भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मीन्स पूरे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो जिम्मेदारी है वो किसको रहती है? ऐसे नोड को और AV नोड को। सोचो अगर
ऐसे नोड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनोएट्रियल नोड, वो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, खराब हो जाए तो क्या होगा? उस टाइम पे हार्ट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए इसको रिप्लेस करके डॉक्टर्स एक मशीनरी लगा देते हैं अपने हार्ट पर ऊपर से ही, जिसको हम कहते हैं पेस मेकर। ठीक है, तो बाहर से आर्टिफिशियली उसमें इम्पल्स क्रिएट किए जाते हैं हार्ट पे, जिससे पूरा हार्ट वर्किंग पे रहता है। ठीक है, तो ये होता है पेस मेकर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एसए नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और जिसकी वजह से हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। ओके, नेक्स्ट, कार्डियक साइकिल क्या होती है? व्हाट इज कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल का मतलब है एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से गया, हार्ट में फुल हो गया, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार कॉन्ट्रैक्ट होकर पूरी बॉडी में चला गया। बस एक साइकिल ये जो कंप्लीट होता है उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल, और हर एक साइकिल को कंप्लीट करने में एक हार्ट बीट बचती है, उसको कहते हैं हार्ट बीट। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? वन टाइम हार्ट फिल ब्लड एंड पंप इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल। मतलब एक बार पूरा हार्ट ब्लड से फिल हो गया, उसके बाद उसने पंप कर दिया, ब्लड को भेज दिया जहाँ भेजना था, उसको कहते हैं हम कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो एक कंप्लीट हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब ये जो कार्डियक साइकिल चलती है इसमें टू मेजर पीरियड होते हैं। एक होता है सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है ब्लड, मतलब जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब पिचकता है। ठीक, उस स्टेज को कहते हैं हम सिस्टोल, और जब रिलैक्स करता है हार्ट तो उसको कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, अब देखो 1 मिनट में एक जो हार्ट बीट्स होती है वो 72 टाइम्स आपको सुनाई देगी, यानी कि 1 मिनट में सिर्फ 72 कार्डियक साइकिल चलती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और अगर इसको भी हम मेज़र करना चाहें तो 1 कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है सिर्फ 0.8 सेकेंड का होता है। मीन्स 0.8 सेकेंड में आपकी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स एक हार्ट बीट बोल जाएगी। ठीक है, आप इसको 60 से 72 टाइम्स डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.8 सेकेंड। ओके, तो ये होती है कार्डियक साइकिल। आप फिर से समझो, अब यहाँ देखो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल में फिल हो गया आके। ठीक है, और जो पल्मोनरी यानी लंग से ब्लड आया था ऑक्सीजन वाला, वो आया कहाँ फिल हो गया? लेफ्ट ऑरिकल में फिल हो गया। ठीक है, ये काम हो गया सबसे पहले। फिर दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जो CO2 वाला ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया, मीन्स यहाँ पर ब्लड फिल हो गया। ठीक है, अब फिर एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्या करता है? जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड है CO2 वाला, उसको भेज देता है लंग्स के पास। ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेजेंट है ऑक्सीजन वाला, उसको एरोटा के थ्रू भेज देता है वो बॉडी में। ठीक, अब ये बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जाने के बाद फिर से क्या होगा? एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और CO2 का, और वापस से CO2 वाला ब्लड फिर से आना चाहेगा हार्ट के पास। ठीक, तो ये पूरी एक साइकिल चलती है, इसको कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, और ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने में लगता है 0.8 सेकेंड का टाइम। ओके, अब पल्स क्या होती है? व्हाट इज पल्स? हार्ट साउंड। ठीक, ये आप लोगों ने सुना होगा, पल्स क्रिएट होती है। तो जब कभी क्या होता है, ये वाला ब्लड, ऑरिकल का ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में पूरा फिल हो जाता है, वैसे ही ये जो वॉल्व हैं वो ठक से बंद हो जाते हैं। ठीक, तो एक साउंड निकल के आता है, लब साउंड निकल के आता है, लब। ठीक है, और जब यहाँ का ब्लड चला जाता है कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में चला जाता है यहाँ के सारे ब्लड। ठीक, तो वहाँ पर भी जब जब वहाँ का वॉल्व बंद होता है तो वो साउंड देता है डब। तो डब का अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे ही हम कहते हैं पल्स। ठीक है, तो व्हेन वॉल्व बिटवीन अपर चैम्बर ऑफ आर्ट्रिया एंड लोअर चैम्बर ऑफ वेंट्रिकल क्लोज, साउंड प्रोड्यूस लब। व्हेन वॉल्व इन पल्मोनरी एंड एरोटिक क्लोज, साउंड डब। तो ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मीन्स जब ऑरिकल से ब्लड आता है वेंट्रिकल में और पूरा जब फिल हो जाता है वेंट्रिकल में, तो वो जो वॉल्व है वो ठक से बंद हो जाता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है लब।
ठीक। और जब वेंट्रिकल का सारा ब्लड पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और एरोटा में, तो वहाँ का भी वॉल्व डब से बंद होता है, उसको कहते हैं डब साउंड। ठीक है, तो ये साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं हार्ट साउंड या फिर पल्स। ठीक, अब आप अपनी पल्स को खुद भी चेक कर सकते हो। कैसे? आप अपना हैंड लो, आप अपना लेफ्ट हैंड अपने हाथ ऊपर करो और राइट हैंड से 2 फिंगर लो और उस पर ऐसे रखो। ठीक है, लाइक दिस। ऐसे जब आप रखोगे साइड पे अंगूठे के जस्ट पीछे, यहाँ पर ये आपका अंगूठा है, थंब है, और इसके जस्ट पीछे जो एक जा रही है वेन, वहाँ पर रखोगे तो ये आपको यहाँ पर आपको कुछ ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, कुछ महसूस होता है, यही होता है पल्स। ठीक है, यहाँ से आप अपनी पल्स को काउंट कर सकते हो कि 1 मिनट में कितनी पल्स हो रही है, कितनी आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ऐसे डॉक्टर्स के पास ये स्टेथोस्कोप होता है, ये लोग इससे एक अपने ईयर पे लगाते हैं एक साइड से, और दूसरे साइड पे एक जो राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है उसको आपके हार्ट के पास लगाते हैं, जिससे उनको आपके हार्ट बीट का पता चलता है, पल्स का पता चलता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर के पास। अब जानेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में। तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे कोई इंसान ब्लड ग्रुप ए का है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। तो इस तरह से 4 टाइप के ब्लड ग्रुप सुनते होंगे, ए, बी और ए बी और ओ। ठीक, ये ब्लड ग्रुप किस हिसाब से, किस बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डिस्कवरी इसकी किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने बताया था ब्लड में हमारे 2 टाइप के प्रोटीन पाई जाती है, पहली एंटीजन, दूसरी एंटीबॉडीज़। जो एंटीजन होती है ये आरबीसी के सरफेस पर पाई जाती है, मीन्स आरबीसी का जो सेल होता है उसके चारों तरफ चिपकी होती है। ठीक, और जो एंटीबॉडीज़ होती है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, यानी ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, उसमें पाई जाती है। ठीक है, एंटीजन भी 2 टाइप की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और एंटीबॉडीज़ भी 2 टाइप की होती है, एंटीबॉडीज़ ए और एंटीबॉडीज़ बी। ठीक है, दोनों की अलग अलग प्रेजेंस दिखती है। ठीक, अगर इंसान ब्लड ग्रुप ए का है तो उसके आरबीसी में एंटीजन ए पाई जाती है। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए प्रेजेंट होगी, यानी अगर आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जा रहा है, ब्लड की जो आरबीसी है उसमें देखा गया अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो आपको कह दिया जाएगा आप ब्लड ग्रुप ए के हो। ठीक, अगर आपके आरबीसी में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपको कह दिया जाएगा आप ब्लड ग्रुप बी के हो। ठीक है, इनका शेप भी आप इसी हिसाब से ध्यान रखो कि अगर एंटीजन ए है तो उसका इस तरह से ए शेप, और अगर एंटीजन बी है तो उसका इस तरह से बी शेप, इस तरह से दिखाई दे आपको। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ जो होती है इनमें डिफरेंट टाइप की होती है। जब ए वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती है बी वाली। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बी वाली पाई जाती है। इसमें आप देखो ये वाई शेप दिख रहा है और इसका वाई ऐसे बना हुआ है, राउंड शेप। ठीक है, अब राउंड शेप वाई बना हुआ है तो ये क्या करेगा, ए को ये ए से क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पड़े रहते हैं। कहने का मतलब है ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होता है। ये आपका ऊपर से दिख रहा है ए जैसा। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखो तो याद रहेगा। ठीक है, याद करने के बेसिस बता रहे हैं, स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए एंटीजन भी और बी एंटीजन भी। देखो ये ए वाला भी प्रेजेंट है और बी वाला भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ए बी में। ठीक, और ब्लड ग्रुप ओ वाले में किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं मिलेगा आपको, एंटीबॉडी आपको दोनों टाइप की मिलेगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्लड ग्रुप इसी प्रोटीन के प्रेजेंस पर ही डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप ब्लड ग्रुप ए वाले का ब्लड बी में डालोगे तो क्या होगा, ये जो ए वाले का जो ए वाले का एंटीजन है वो बी वाले के जो रेसिपिएंट है, मतलब इसको दिया गया है ब्लड, बी वाले के एंटीबॉडी से क्लॉट कर जाएगा। मीन्स बी वाले का जो एंटीबॉडी है वो ए वाले के एंटीजन से चिपक जाएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन रुक सकता है, वो मर सकता है इंसान। ठीक है, वैसे अगर ए ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड आपने ए वाले को दिया तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए वाले का जो एंटीबॉडी है वो चिपक जाएगा किसमें, ब्लड ग्रुप बी वाले के एंटीजन में।
ठीक है। तो इस तरह से आपस में आप एक दूसरे का ब्लड नहीं दे सकते हो। ए वाले को ए का ही ब्लड देना है, बी वाले को बी का ही ब्लड देना है। बट इन केस अगर आपने दिया, यहाँ समझो, ठीक, यहाँ पर समझो, अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए तो आप या तो सिर्फ ए वाले को दे सकते हो, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप है बी तो आप बी वाले को दे सकते हो। इसके अलावा आप ब्लड ग्रुप ए बी को भी अपना ब्लड दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, कैसे डोनेट कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जब उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है तो वो आपसे, आपके एंटीजन से चिपकने वाला काम या क्लॉटिंग वाला काम नहीं कर पाएंगे, कोगुलेंट का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो हर किसी से ब्लड को ले सकता है, ठीक है। तो ए वाला भी जाएगा तो भी आराम से रह लेगा, बी वाला जाएगा तो भी आराम से रह लेगा। तो यानी कि ए वाला और बी वाला ए बी को भी दे सकता है, और ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप जो ए बी वाला है वो किसी को ब्लड अपना नहीं दे सकता, ना वो ए वाले को दे पाएगा और ना वो बी वाले को दे पाएगा। वो सिर्फ अपने में ही ब्लड को दे सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, जिससे वो ए के पास जाएगा तो भी क्लॉट कर जाएगा, बी के पास जाएगा तो भी क्लॉट कर जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाला किसी को दिया नहीं जा सकता ब्लड, सबसे लिया जा सकता है। अगर हम ओ के केस में देखें, ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो जब एंटीजन ही नहीं है तो किसी के एंटीबॉडी से वो क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ब्लड ग्रुप ओ को ए में भी डाल सकते हो, बी में भी डाल सकते हो, ए बी में भी डाल सकते हो। इसीलिए हम ब्लड ग्रुप ओ वाले को डोनर कहते हैं और ब्लड ग्रुप ए बी वाले को रेसिपिएंट कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अब देखो RH फैक्टर क्या है। एक ब्लड ग्रुप है RH फैक्टर। एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, किसी का ब्लड ग्रुप होता है A- या B- या O-, ये किसी का होता है पॉजिटिव नेगेटिव में ब्लड ग्रुप आप देखते होगे, ठीक है। तो उसका मेन मीनिंग होता है RH फैक्टर, ठीक है। एक रीसस मंकी होता है, ये आप लोग के आसपास घर के पास देखा होगा आप लोगों ने, रेड कलर का फेस होता है उसका, तो इसे कहते हैं रीसस मंकी। तो एक साइंटिस्ट थे वीनर, जिन्होंने सबसे पहले देखा, जब वो ब्लड को देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनको दो टाइप के तो प्रोटीन मिले। एक तो उन्होंने देखा एंटीजन और दूसरा देखा एंटीबॉडी। उसके अलावा किसी एक के ब्लड में उन्होंने देख लिया एक डिफरेंट टाइप का भी शेप दिखा उनको, एक डिफरेंट टाइप का शेप, मतलब कि RH फैक्टर उनको दिखा, मीन्स एक अलग टाइप का प्रोटीन उनको दिखाई दिया जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी से डिफरेंट था। अब उन्होंने सोचा ये क्या, एक नई चीज़ आ गई। तो उन्होंने और भी रिसस मंकी का ब्लड को कलेक्ट किया और हर एक मंकी के ब्लड को उन्होंने रिसर्च किया, तो देखा कि ज़्यादातर जितने भी ब्लड के सैंपल्स थे उनको उसमें वो वाला प्रोटीन मिला, जिसको उन्होंने कहा RH प्रोटीन या RH फैक्टर कहा। रिसस मंकी के नाम पे उसको RH फैक्टर कहा, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा भी देखा कि किसी किसी मंकी के ब्लड में वो वाला फैक्टर यानी वो वाला प्रोटीन नहीं भी था, ठीक। तो उसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि जिसके पास RH फैक्टर है उसको हम कहेंगे RH पॉजिटिव, और जिसके पास RH फैक्टर नहीं है उसको हम कहेंगे RH नेगेटिव। ये सारी चीज़ें ह्यूमन में भी लागू हो रही हैं। ह्यूमन में भी अगर ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको कहा गया RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है यानी एब्सेंट है उसको कहा गया RH नेगेटिव। यानी उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है, या फिर A पॉजिटिव है या A नेगेटिव है, ठीक है। एक और ख़ास बात, 85 to 90% लोगों के पास ये RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, और सिर्फ 15% या 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये RH फैक्टर नहीं होता है, उसको हम ब्लड ग्रुप नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता चल गई। ये जो RH नेगेटिव है, ये जो RH फैक्टर है, ये भी आपके RBC के RBC के सरफेस पे ही पाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर एंटीजन प्रोटीन होता है, ठीक। अब जो RH फैक्टर होता है उसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, मीन्स जो लोग RH पॉजिटिव है वो ठीक है, RH नेगेटिव है तो भी ठीक है, अलग अलग वो ठीक है, लेकिन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज़ कराया गया, मीन्स अगर RH पॉजिटिव वाले का ब्लड अगर नेगेटिव वाले को दे दिया गया तो डेथ हो सकती है, और अगर RH नेगेटिव वाला ब्लड पॉजिटिव वाले को दे दिया गया तो भी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो दिक्कत होगी RH नेगेटिव वाले को, क्योंकि RH नेगेटिव के पास
कोई ये वाला जो एंटीजन है वो एब्सेंट है, और जब एंटीबॉडी देखेगा इनका दूसरे तरह का RH। अब क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH ब्लड। RH ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अगर किया जाए तो कैसे हो जाता है, तो देखो जब RH पॉजिटिव वाले का ब्लड RH नेगेटिव वाले पर्सन को दिया जाता है तो रेसिपिएंट के अंदर फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो RH फैक्टर होते हैं यानी RH प्रोटीन होता है उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं 2-3 महीने के बाद, ठीक। और उस टाइम पीरियड तक जब तक उनके अंदर रेसिपिएंट के अंदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार होंगे बनेंगे तब तक RH फैक्टर ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक। लेकिन अगर सेकेंड टाइम फिर से RH पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव पे गया तो क्या होगा, पहले से रेसिपिएंट के अंदर RH के लिए एंटीबॉडीज़ बन चुके होंगे और उस पर वो अटैक कर देगा, इससे RH नेगेटिव वाले पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जब मदर से बेबी बर्थ होता है उस केस में भी आती है। जब कभी RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव वाली लेडी से हो जाती है तो RH नेगेटिव वाला जो पर्सन होता है उसमें फर्स्ट बेबी में तो खास कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि बेबी का ब्लड अलग होता है, मदर का ब्लड अलग होता है, ये दोनों मिक्स मैच कभी नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस अगर दोनों का ब्लड मिक्स मैच हुआ तो जो मदर है उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन जब सेकंड बेबी होता है, फर्स्ट बेबी तो आपका सेफ रहेगा, लेकिन जब सेकंड बेबी होगा तो उसके खिलाफ ब्लड के लिए मदर में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं। अगर सेकंड बेबी बर्थ होता है तो उस केस में मदर की डेथ होनी पक्की है, लेकिन उसके लिए भी अलग अलग इंजेक्शन है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं फर्स्ट डिलीवरी में, उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन आ सकती है RH नेगेटिव वाले पर्सन पे, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड की क्लम्पिंग हो जाती है, ठीक। तो ये हो गया ब्लड RH फैक्टर। अब देखो ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। तो अभी हमने बताया ब्लड, हार्ट क्या करता है, ब्लड को तेज़ी से पंप करता है, ठीक है। तो जब तेज़ी से ब्लड को पंप करता है तो आर्टरी में ब्लड तेज़ी से फोर्स के साथ एक प्रेशर के साथ जाता है, ठीक। उसी को कहते हैं हम ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये सिस्टोलिक प्रेशर अलग होता है, डायस्टोलिक प्रेशर अलग होता है। जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराने जाओगे तो उस टाइम पे आपका एक वो अपर लिमिट लिखेंगे, एक लोअर लिमिट लिखेंगे। जो अपर लिमिट होती है वो 120 mmHg होती है और जो लोअर लिमिट होती है वो 80 mmHg होती है। मीन्स जो अपर लिमिट है मतलब हाई ब्लड प्रेशर है 120 mmHg के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जो लो ब्लड प्रेशर है वो आपका 80 mm के नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब जो हेल्दी पर्सन होता है उसके लिए है, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर उसी से क्रिएट होता है जब आपका पंपिंग होती है ब्लड की, तो उसमें कितने प्रेशर के साथ ब्लड पंप हो रहा है आपके आर्टरीज में, उसे ही कहते हैं हम ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो वो आपका हाईएस्ट 120 होना चाहिए और लोवेस्ट 80 होना चाहिए। ये जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक किससे करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक। ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है। इसको आपके हैंड पे ऐसे दबा कर लगा देते हैं, कपड़े को एकदम टाइटली पैक कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज़ वाला भी दिखाते हैं, इंक्रीज़ वाला भी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस ये चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, और कुछ छोटे छोटे इसके टर्म्स हैं, अगर आपकी बुक में है तो आप देख लेना वीडियो, और अगर नहीं है तो छोड़ देना, वो हम अलग से अलग वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।